everyone. Welcome to this interesting session on Urdu Shairi. In this session, I have the pleasure to introduce to you our moderator, Professor Anisul Rahman. Professor Rahman is a former professor of English at Jamia Millia Islamia University and currently a senior advisor at Rekta Foundation. Sir is a bilingual poet, translator, critic. He has published 4 books, edited 6, and put together 2 volumes of his translations of Urdu poetry into English. Sir has been visiting scholar at Purdue University, USA, and Shastri Fellow at University of Alberta, Canada. I welcome you, sir, and request you to take over the E-stage from this point onwards. शुक्रिया साक्षी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया शूलिनी यूनिवर्सिटी का, बहुत खूबसूरत नाम है आपका शूलिनी। शुक्रिया यूनिवर्सिटी का, शुक्रिया हमारी ओल्ड पुरानी दोस्त मंजू जहदका का, शुक्रिया तमाम कॉलीग्स का और उन तमाम लोगों का जो इस सेशन में आज शरीक हुए हैं हमारे साथ। आज सुबह एक सेशन था अंग्रेज़ी शायरों का और उस वक्त साक्षी ने ये बताया कि आज वैलेंटाइन्स डे है, तो हमें ये लगा कि ऐसे दिन शायरी पे बातें करना और शायरों को सुनना बहुत नेक फ़ाल है, इसलिए कि शायरी भी मोहब्बत की ज़बान है और मोहब्बत की ज़बान दरअसल शायरी है। इस लिहाज से अगर देखें तो उर्दू शायरों का एक साथ मिलना और उनको सुनना और उनसे बातें करना, चूँकि इनसे बातें करना मुझे बहुत अज़ीज़ रहा है पिछले चंद बरसों में, चुनांचे जब ये मालूम हुआ कि हम एक साथ मिलने वाले हैं और उर्दू शायरी के सिलसिले से एक प्रोग्राम होने वाला है शूलिनी के लिटरेचर फेस्टिवल में, तो इन 3 शायरों का ख्याल I think there is some network connectivity issue at Sir's end. Until Sir comes back, how इसके about अंदर क्या-क्या नहीं समाया हुआ है कि इश्क एक समंदर सा, मजाजी भी कहते हैं इसको और हकीकी भी कहते हैं। हम जब इन बातों के बारे में भी तो आप लोग हमें सुन पा रहे हैं? लगता है कि टेक्निकल ग्लिच की वजह से रहमान सर हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो रहमान सर की तरफ से हम आप सभी का स्वागत करते हैं इस सेशन में। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आज आने के लिए। फैजल सर, पलक सर, आकिब सर, उर्दू शायरी की जब बात होती है तो शायद ये एक ऐसी शायरी है जो आपकी रूह तक उतर जाती है। तो ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकती बिकॉज मैं खुद शायर नहीं हूँ, सो मैं साहब वापस नजर आ रहे हैं शायद। जी रहमान सर प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। What happened? Is it okay now? Yes sir. जी सर। क्या हो गया था? Suddenly it got blank. Anyway, तो मैं ये बातें कर रहा था कि आपको इन शायरों से पहले मैं मिलवा दूं, मुख्तसरन इनका तारुफ मैं एक बार कराना चाहता हूं और उसके बाद हम बातें करना शुरू करेंगे। देखिए, हमारे साथ हैं फैसल फहमी। फैसल फहमी जब मुझे कुछ दिन पहले मिले, 2 साल या 3 साल शायद हुए होंगे, मुझे वक्त याद नहीं, तो मुझे ऐसा लगा उनकी आंखों में एक तलाश है, अपनी राह ढूंढ रहे हैं और एक ऐसी मंजिल जो अभी उनके सामने नहीं है। बहुत दिलचस्पी की बात है कि वो अपनी तालीम से एक इंजीनियर हैं और एक सिविल इंजीनियर हैं और शायरी ने इनको क्लेम कर लिया है। ये रेख्ता में इन्होंने कुछ दिनों तक काम किया और उसके बाद आज अशोका यूनिवर्सिटी में यंग इंडिया फेलो है, यंग इंडिया फेलोशिप इनको मिली है और ये वहाँ काम कर रहे हैं। गज़ल में इनकी दिलचस्पी है, बहुत अच्छी गज़लें कह रहे हैं, बहुत अच्छी नज़में कह रहे हैं और कई मुशायरों में शरीक हो चुके हैं और मुझे बहुत उम्मीदें हैं इनसे वाबस्ता। हमारे दूसरे शायर हैं आकिब साबिर साहब। आकिब साबिर को भी शायरी ने क्लेम कर लिया है। अब वो इस तरह के, अगरचे ये
उर्दू के तालिब इल्म नहीं है लेकिन अदब के तालिब इल्म है। इन्होंने अंग्रेजी में एमए किया है और अभी हाल ही में जो इस साल का रिजल्ट निकला है नेट जेआरएफ का, तो नेट जेआरएफ का इम्तिहान इन्होंने पास कर लिया है। ये एक एकेडमिक बनने वाले हैं बहुत जल्द। अपना काम इन्होंने शुरू कर दिया है रिसर्च का। ये कंपैरेटिव और ट्रांसलेशन स्टडीज में काम करने वाले हैं और रास्ता ढूंढ लिया है शायद आकिब ने, लेकिन शायरी का रास्ता तो यकीनन इनके सामने साफ साफ मौजूद है और मैं देख रहा हूँ कि उस रास्ते पर चल पड़े हैं और बहुत अच्छी तरह चल रहे हैं। एक बहुत काबिल कदर तीसरे शायर हमारे, पहला दूसरा तीसरा तो कहना नहीं चाहिए, सब पहले दर्जे के शायर हैं और बहुत अच्छा करने वाले हैं। तो हमारे दूसरे शायर जिनसे हम आपका तारुफ करा दें वो है पल्लव मिश्रा। पल्लव मिश्रा से मैंने बहुत गुफ्तगू नहीं की है, इनका कलाम मैंने सुना है और मेरे दिल में इनके कलाम की बड़ी कदर है। अभी हाल में गालिब के एक यानी उनकी एक गज़ल पे और उसी तरह पे इन्होंने गज़ल कही थी जो मुझे बहुत पसंद आई और मैंने पल्लव से कहा भी। ये उस वक्त रेख्ता में शामिल हुए जब मैं वहाँ से निकल चुका था, तो पल्लव से बहुत तो मुलाकात नहीं हुई लेकिन पल्लव का कलाम मैंने सुना है तो मैं बहुत कदर करता हूँ आपके पल्लव साहब। और दूसरी बात यह है कि पल्लव को भी शायरी ने क्लेम कर लिया, अगर चाहिए जर्नलिस्ट है बाय प्रोफेशन, बाय हिज एजुकेशन। तो आप देखिए ये तीनों लोग वो हैं जिन्होंने उर्दू अदब का बराह रास्त डायरेक्टली कोई मुतालिया नहीं किया बल्कि दूसरे सम से ही उर्दू अदब में आए। तो वजह क्या है? कुछ मैजिक है ज़रूर जो आपको और हमें खींच खींच के लाती है और उर्दू शायरी की तरफ लाती है, खासतौर पर गज़ल की शायरी की तरफ लाती है। तो अगर इन बातों को हम ध्यान में रखें तो हम पहले फैसल आपसे कुछ बातें करते हैं, और वो ये है कि शायरी की जानिब आप आए कैसे? सिविल इंजीनियर थे आप और हैं, और आप कहाँ से, किस तरफ से भूल गए, रास्ता भटक गए या सही रास्ते पे आ गए? क्या है आपका मामला, क्या है? अब ये किस तरीके से हुआ और कैसे हुआ, इसका जो है मैं बिल्कुल एक एग्जैक्ट या एक इंस्टेंट है नहीं ऐसा कोई कि क्यों हुआ कैसे हुआ। बस इतना याद है मुझे कि जब मैं छठी जमात में था और ऐसे तो मेरे दादा वगैरह जो थे उनके पास दीवाने गालिब वगैरह हुआ करती थी, तो मैं उठा लिया। और मैं चूंकि कश्मीर में ऐसा है कि 10वीं जमात तक उर्दू जो है वो निसाब में शामिल होती है, तो थोड़ी बहुत उर्दू पढ़ना जो है हम पढ़ लेते थे। तो मैं ऐसे, मुझे याद है गालिब, दीवाने गालिब उठा ली, तो उसमें एक शेर था, पुरतुए खुर से शबनम को फना की तालीम, तो उसे मैं पढ़ता था पर तुए खुर, क्योंकि पता ही नहीं था लेकिन पढ़ लेता था। तो इस तरह से वो एक वाबस्तगी हुई और आहिस्ता आहिस्ता फिर शेर खुलने लगे तो काफी अच्छा लगा। और जब अपने जो है ज़ौक़ के हिसाब से शेर पढ़े और जिंदगी के मामले जो है वो मुझे शायरी से ज्यादा समझ आने लगे बनिस्बत साइंस से या किसी और से, तो आखिरकार मैंने फिर फैसला किया कि शायरी ही है जो जो मेरी जात को जो है एक मेरे होने का मुझे एहसास दिलाती है, और मैं अपना इजहार अगर कर पाता हूँ तो शायरी के जरिए ही कर पाता हूँ। तो इस तरीके से फैसल, आपकी दिलचस्पी गजल में खास तौर पे है। गजल का मिजाज क्या है? आपका ख्याल ये है कि जैसे आपसे बातें होती हैं तो आपने गजल के पूरे फॉर्म को बहुत अच्छी तरह पढ़ने की कोशिश की और समझा है उसको, और वैसे ही बरतते भी आप हैं। खास तौर पे जो उरूज है उसको आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मैंने भी कई चीजें आपको इसलिए दिखाई कि आपकी नजर बहुत अच्छी है, और मैं कभी उरूज में अगर चूक जाऊं तो आप बहुत अच्छी तरह से इस्लाह कर देते हैं हमारी, जिसका बहुत शुक्रिया आपको। तो आप जरा गजल के मिजाज के बारे में चंद बातें कहें और उसके बाद मैं आपसे कहूंगा कि 2 गजलें सुनाएं। हम ऐसा करते हैं कि 2 राउंड में बातें करेंगे, एक राउंड और उसके बाद फिर आपसे गजलें सुनेंगे और आपसे बातें करेंगे। तो पहले गजल के मिजाज के बारे में बहुत मुख्तसरन कुछ बातें करें और उसके बाद 2 गजलें आप सुनाएं। गजल दरअसल जिस तरीके से मैं गजल को देखता हूँ, तो गजल सबसे पहली चीज मुझे ये क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो कुछ ऐसी चीजें जो है जो मुझे लगता है कि एक फायदा देती है मुझे उस तरीके से। तो जिस तरह साइंस में एक कॉन्सेप्ट है सिंगुलैरिटी का, तो गजल नहीं बल्कि शेर, क्योंकि बकौल फरत एहसास गजल कुछ नहीं है, लाइक शेर ही जो है एक बुनियादी चीज है। और शेर मुझे ऐसा लगता है कि एक हमारी उर्दू शायरी की सिंगुलैरिटी है, और ये एक ऐसी सिंगुलैरिटी है कि जिसमें एक कंडेंस्ड फॉर्म में जो है इमोशंस इतने भरे हुए हैं, और 10-20 लफ्जों में जो है एक शायर एक अपने एहसास का जो है एक समुंदर समो लेता है। और वो बिकॉज ऑफ दैट, उस सिंगुलैरिटी की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि गजल और शेर एक ऐसी सिंफ है कि जब कोई गजल पढ़ता है या शेर पढ़ता है तो आपके मुंह से वाह निकलता है, बिकॉज आई फील दैट उसमें इट हैज दैट क्वांटम ऑफ एनर्जी इन इट जो आपको एक डिफरेंट रेल्म में ट्रांसपोज करती है।
तो गजल उस मामले में मुझे ऐसा महसूस होता है, और उसमें एक एग्जिस्टेंशियल पहलू तो है ही। जो 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 स्ट्रक्चर है गजल का वो बिल्कुल एग्जिस्टेंशियल है, मतलब क्योंकि जिस तरीके से इंसान जो है, एक जिंदा इंसान अपना जो अपनी जिंदगी जीता है जिस्म के साथ, जो एक वक्त जो डायलेक्टिक्स ऑफ लाइफ है, मतलब खुशी और गम और हंसना रोना और इनके बीच ऑसिलेट करता रहता है और एक स्टेट में नहीं रहता, तो गजल शेर का स्ट्रक्चर ही ऐसा है। तो शेर जो है वो इस चीज को बिल्कुल इस चीज पे खरा उतरता है, जैसे मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी सियाह समुंदर से नूर निकलेगा। सो ये जो सियाह और नूर और इस तरह के जो ऑपोजिट्स, ये जो थीसिस एंटीथीसिस और सिंथेसिस जो शेर में होता है, तो ये एक काफी कमाल की चीज है। और गजल में जो रब्त जो मुझे लगता है, मतलब एक शेर और दूसरे शेर में कोई रब्त, तो ये बिल्कुल जिंदगी और एक इंसान की जिंदगी की जो है तर्जुमानी करती है गजल उस मामले में। तो इस तरीके से मैं जो है गजल को देखता हूँ, और इसीलिए मुझे गजल का जो जॉनर है, ये जो सिंफ है, मुझे बहुत पसंद है। इसी कॉन्टेक्स्ट में आप अपनी कुछ गजलें सुनाएं, कुछ अशार सुनाएं जो आपको पसंद हो, और मेरा ख्याल है कि लोग भी सुनना चाहेंगे आपको। जी 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 जरूर। मैं तो कुछ तो वैलेंटाइंस डे के नाम तो कुछ है आज दिन, तो शायरी में मोहब्बत का जिक्र तो होता ही है। तो कुछ शेर अर्ज हैं, एक गजल। तो जख्म दिल को इश्क के मरहम से भरना चाहिए, जख्म दिल को इश्क के मरहम से भरना चाहिए, जख्म दिल को इश्क के मरहम से भरना चाहिए, और जो बेमेहर हैं उन सबको मरना चाहिए। जख्म दिल को इश्क के मरहम से भरना चाहिए, और जो बेमेहर हैं उन सबको मरना चाहिए। शहर के भटके हकीकत याफ्ता लोगों तुम्हें, शहर के भटके हकीकत याफ्ता तुम्हें, शहर के भटके हकीकत याफ्ता लोगों तुम्हें, ख्वाब गाहे इश्क में अब पांव धरना चाहिए। हाँ बहुत अच्छे, बहुत खूब। शहर के भटके हकीकत याफ्ता लोगों तुम्हें, ख्वाब गाहे इश्क में अब पांव धरना चाहिए। चाके उरियानी पे जो मिट्टी अभी गर्दिश में है, जाके हुरियानी पे जो मिट्टी अभी गर्दिश में है, चाके उरियानी पे जो मिट्टी अभी गर्दिश में है, रूह को उस कूज़ाए वहशत से डरना चाहिए। हाँ हाँ, रूह को उस कूज़ाए वहशत से डरना चाहिए। जिंदगी में कम से कम एक बार जीने के लिए, जिंदगी में कम से कम एक बार जीने के लिए, जिंदगी में कम से कम एक बार जीने के लिए, जिंदगी में कम से कम एक बार मरना चाहिए। वाह बहुत अच्छे, बहुत खूब। जिंदगी में कम से कम एक बार जीने के लिए, जिंदगी में कम से कम एक बार मरना चाहिए। जिस्म की बंजर जमी पर दिल उगाने के लिए, जिस्म की बंजर जमी पर बहुत अच्छे, दिल उगाने के लिए, इश्क करना चाहिए, बस इश्क करना चाहिए। वाह वाह, बहुत इश्क करना चाहिए बस इश्क। हम आपके पास फिर लौटते हैं फैसल साहब, एक गजल आपसे और सुनेंगे, बल्कि उससे ज्यादा सुनेंगे। हम बातें कम करेंगे, सुनेंगे ज्यादा। आकिब साहब की तरफ मैं आता हूँ, और मेरा ख्याल ये है कि आकिब साहब, आप चूँकि अदब के तालिब इल्म रहे हैं, अंग्रेजी अदब के, लेकिन उर्दू अदब से भी आपका उतना ही गहरा रिश्ता है, पूरी रवायत आपके सामने है। ये जो नई गजल है जिसकी नुमाइंदगी आप तीनों हजरात कर रहे हैं, तीनों नुमाइंदगी कर रहे हैं आप, आपके ख्याल में इस नई गजल की पहचान क्या है, और इस गजल का रिश्ता पुरानी गजल से क्या है? क्या राय है आपकी? मैं जिस पस मंजर में सर अभी हाल ही में डॉक्टर आनंद तनेजा साहब हिंदुस्तान में थे। उन्होंने अभी 1 साल का वक्त गुजारा यहाँ पर। तो एक उनका भी पेपर उन्होंने पब्लिश किया, तो उसमें उन्होंने इसका जिक्र किया कि किस तरह पिछले साल यहाँ रहकर उन्होंने वो चेंज ऑब्जर्व किया गजल की शायरी के हवाले से,
या ख़ासतौर पे उर्दू शायरी के हवाले से, जो उन्हें हैरान कर गया कि अब से 5-6 साल पहले, 10 साल पहले वो सीन नहीं था। इसके अलावा फ़रहद साहब को भी हमने कई दफ़ा कई स्टेजेस से और कई उनके मकालों में भी इस बात पर ज़ोर देते हुए सुना है कि एक ग़ज़ल का म्यूट हो गया। म्यूट हो गए हैं। अ, उसमें कुछ तब्दीलियाँ आई हैं या कुछ तो नया हो रहा है जो कि शायद अभी उतना फ़हम में नहीं है लोगों के। मुझे जहाँ तक ये मैं जो चीज़ देखता हूँ अपने अंदर उमड़ती हुई एक्सप्रेशन को, या बाकी मेरे दोस्तों के अंदर जो जिनके साथ रह के हम लोग सीखते हैं, बातचीत होती है, तो उसमें एक चीज़ ये खुल रही है कि ग़ज़ल और शेर, चाहे भले ही अरूज़ की बहुत सारी किताबें हमारे पास हैं और बहुत सारी नॉलेज इनके बारे में ऑलरेडी मैसर है, लेकिन उसके बावजूद कुछ तो ऐसा है जो कि पुरानी ट्रेडिशंस से हटकर नए रूप में निकल कर सामने आ रहा है। जो ना तो सारे प्रोसिडी के जो रूल्स हैं वो सब वही हैं, उसमें ज़ाहिर है कोई रद्द-ओ-बदल किसी तरह का नहीं हुआ है। लेकिन अल्फाज का यूसेज और उन शायरों की तरफ एक तरीके से ख़याली माइग्रेशन करना, यानी कि वो शायर जिनको अब तक एक तरीके से वो माज़ी के पर्दे में खो गए। मीर तकी मीर के बारे में हालाँकि खुदाए सुख़न का उनको दर्जा हासिल है, लेकिन फिर भी एक ख़ास स्टीरियोटिपिकल इमेज में उनको बाँध दिया गया। तो शायरों को भी या तमाम अदीबों को उसी चश्मे से देखा जाने लगा। लेकिन अब चूँकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपनी जो रवायत है वो एकेडमिक तरीके से या जो उसके ट्रेडिशनल तरीके हैं उनको फ़ॉलो करते हुए नहीं आए। वो अपने आप ही एक कोई जद्दोजहद थी, जो कोई एक जस्तुजू थी, जिसकी तलाश उन्हें शायरी तक ले आई है। तो मुझे तो तमाम चीज़ों को पढ़ के और सामने रख के ये महसूस होता है कि शायरी हिंदुस्तान, ख़ास तौर पे जिस खित्ते से मेरा ताल्लुक़ है और जहाँ यहाँ आके नॉर्थ इंडिया में हम लोग ये इकट्ठे होके मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, तो शायरी तो हमारे यहाँ खून में है। हम बात उस तरह करते आए हैं हमेशा, उसी तरह अपने आप को पालते-पोसते आए हैं। तो ये वही चीज़ है जो बाहर निकल के आ रही है, लेकिन एक नए रंग में निकल के आ रही है, मैं जिसके यही बारे में चाहता था। शायद जी, जी। लिखा जाना भी ज़रूरी है, पढ़ा जाना भी ज़रूरी है। जी, मैं यही चाहता था कि हम लोग इस सेशन में एक रिश्ता कायम करें जो हमारी पुरानी क्लासिकी शायरी है और वो किस तरह आगे बढ़ी और हम तक, हमारे यानी ज़माने में और हमारे ज़माने के बाद, यानी जो नई नस्ल हमारी है, उस तक कैसे पहुँची है। ज़बान के भी बड़े सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। फ़ॉर्म के एक्सपेरिमेंट्स तो हो नहीं सकते, इसलिए कि ग़ज़ल का फ़ॉर्म तो बिल्कुल फ़िक्स्ड है। लेकिन अलावे उसके ख़्याल बहुत नए-नए आए हैं। ऐसे ख़्याल जो बड़े चौंकाने वाले और हर ज़माने में आते रहे हैं, लेकिन इस ज़माने की जो ग़ज़ल है और इस ज़माने की जो नज़्म है, उसकी एक अलग पहचान है, ख़ास पहचान है, और वो ख़ास पहचान मेरे ख़्याल में ज़बान का एक नया मैलान हमारे सामने आया है। और जो नए शोरा जिस तरह लिख रहे हैं, एक मल्टीलिंगुअलिज़्म का भी असर हुआ है, एक क्रॉस कल्चरल फर्टिलाइज़ेशन का भी असर हुआ है, तमाम चीज़ें। इस बात को आगे बढ़ाते हैं, पल्लव मिश्रा की तरफ आते हैं। पल्लव, पहले तो आप ये बताएँ, सवाल तो नहीं है, हम गुफ्तगू कर रहे हैं, कोई सवाल और जवाब नहीं है। पहले ये बताएँ कि आप जर्नलिस्ट हैं और आप शायरी, मैंने कहा कि क्लेम कर लिया है शायरी ने आपको, तो ये हुआ किस तरह? शेर कहने का दरअसल मुझे लगता है सिलसिला जर्नलिज्म से पहले शुरू हो चुका था। शेर कहने का जहाँ तक वो है, तो मेरे घर में जो है मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो मैथिली, हिंदी, बांग्ला, इन ज़बानों में, संस्कृत, इन ज़बानों में शायरी किया करते थे। और मेरे मम्मी-पापा भी काफ़ी दिलचस्पी रखने वाले थे। पापा जैसे बचपन में लोरियों की जगह कविताओं को धुन दे के गा के कुछ सुनाया करते। तो इस माहौल में एक तो परवरिश हुई, और दूसरी बात कि तख्लीक जो है उसके तख्लीक करने के बाद जो एक अंदर यूफोरिया क्रिएट होता है इंसान में, तो उस एहसास से मैं बहुत कम उम्र में वाकिफ हो गया था। मैं मतलब जब 6-7 साल का रहा होऊंगा, तो उस जमाने में मेरी दिलचस्पी काफी इस ओर आई थी कि मैं एक कवि बनूं। उस वक्त हिंदी की कविताएं पढ़ता था और संस्कृत के टेक्स्ट्स का मुताला बहुत था, तो उसका जो साउंड होते थे वो मुतासिर करने लगे थे मुझे, कि लफ्जों से के जो टकराव से आवाजें बनती है और कैसे वो जबान से बहती है, कानों को कैसे अफेक्ट करती है, अंदर कैसे उतरती है। तो इन सब चीजों पे घर में माहौल था गौर करने का, इन सब चीजों के बारे में बातचीत करने का।
तो उसके बाद मैं ये खैर ये सिलसिला तो यहाँ से शुरू हो गया। उसके बाद कुछ दौर मुताले का रहा। शेर तक की जहाँ तक बात है, तो ये मुझे याद आता है कि मेरे अंदर शेर कहने का जो सिलसिला था यूं शुरू हुआ था कि मैं अपने दोस्तों का मजाक उड़ाया करता। तो मैं मतलब 2 लाइनों को तुक में बांध के इस तरह ये करता। तो एक नेचुरल सी चीज थी कि कहीं कोई एक लाइन सुन ली तो जबान पे अटक जाती थी, दिन भर रटता रहता, कभी कभार खो जाया करता उसी के हिसाब में। तो ऐसे एहसासात से गुजरता। कई बार ऐसा भी होता कि मैं अपने आसपास का जो एक दौड़ता हुआ माहौल था उससे बिल्कुल अलग हो जाया करता। लोग कई बार मतलब मुझे होश नहीं रहता, मुझे लफ्ज वहां वहां खींच के ले जाया करते। तो इन्हीं सब सिलसिलों से गुजरते हुए खैर शेर शायरी ये सब चीजों के बारे में जाना, फिल्मों में देखता कि शायर का क्या ऑरा होता है, और मेरा अंदर से एक आवाज आती, मैं भी उसी ऑरे को मतलब वो जिस ऑरा की बात होती है। ये सब खैर एक तो एक बचपन में जो जहन पे चलता है वो सब बातें हैं। लेकिन मुझे लगता है शायरी की ओर आने का जो फैसला था वो तब हुआ। मैं शायद 9th 10th क्लास की बात होगी मेरे। तो उस वक्त मैं दीवाने गालिब पलटा करता। मैं शुरू में इंग्लिश की किताबें बहुत पढ़ता था। उस सेक्शन से एक वक्त के बाद मुझे थोड़ी मोनोटोनी सी हो गई, तो मैंने दूसरे सेक्शंस एक्सप्लोर करना शुरू की। तो उसी में मैंने दीवाने गालिब उठाया था। तो उसमें एक शेर मुझे समझ आया और उसको पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं काफी वक्त तक उसके बाद कोशिश करता रहा था वैसा कुछ अब खुद से बनाऊं, मतलब खुद का क्रिएट करूं। उसके बाद यूं कौन सा हुआ कि शेर कौन सा शेर था, याद ये है जरा? शेर था, तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना, कि खुशी से मर न जाते अगर अगर एतबार एतबार होता। होता। तो इसके बाद बात यह है कि मैं उस वक्त हॉस्टल में था, बिहार में रहता था। मुझे फिर जिंदगी को तजुर्बा करने की एक अंदर हवस पैदा हुई, जिसके चक्कर चलते मैं उस हॉस्टल को छोड़ के मैं दिल्ली आ गया। और ये फैसला बहुत इस चीज की एक तरह से शिद्दत थी मेरे अंदर कि मैं जिंदगी का तजुर्बा करूं, क्योंकि मैं जानना चाहता था। मैंने जिंदगी की जो एक झलक गालिब के उस शेर में देखी थी, मैं उसको हकीकत में जीना चाहता था। तो इन तमाम एहसासात से गुजरने के लिए मैं दिल्ली का रुख किया, इस शहर का। तो मुझे लगता है यहाँ फिर स्कूलिंग हुई, वो सब हुई। तो इसी मिजाज में दोस्तों की सोहबत हासिल हो गई। कुछ विपुल कुमार, अभिषेक शुक्ला जैसे शख्स सबसे पहले मिले, और उसके ज्यादा वक्त की बात नहीं है कि आकिब साबिर हमें मिले थे। हम सब दोस्तों का हल्का बैठा करता दिल्ली में, लगभग कोई भी वीकेंड नहीं होता जब छोड़ते। तो इस तरह बहुत अच्छी बातें कही आपने। अभी आपने भी जिक्र किया और आकिब साहब ने भी जिक्र किया था गालिब का और मीर का। ये भी कहा आकिब ने कि खुदाए सुखन है, लेकिन वो कहीं खो गए हैं गालिब के मुकाबले में। गालिब का जिक्र बहुत होता है, मीर का जिक्र कम होता है। भाई मीर साहब को तो हम रोज सुबह शाम सलाम करते हैं, बिल्कुल उनसे बड़ा तो शायर पैदा ही नहीं हुआ। बिल्कुल लेकिन ये तो एक मामला ये है कि गालिब सबको पसंद है। और सबसे बड़ी अजीब व गरीब बात यह है कि एक बड़े बुजुर्ग शायर ने मुझसे एक बार कहा कि गालिब आपको मुबारक हो, आप समझते होंगे, मुझे तो मीर प्यारा लगता है इसलिए कि वो मुझे दिल को भाता है और मुझे समझ आता है। तो ये एक बड़ा अजीब व गरीब सिलसिला है। अभी आकिब साहब आप जो बातें कर रहे थे, तो मीर और गालिब का जो मामला है कि मीर को तकरीबन भुला तो नहीं दिया, जाहिर है कि वो उस्तादों का उस्ताद है, उस्तादों का उस्ताद है। उस्ताद हमारा रसी खुज़ैमाबादी ने कहा मीर के बारे में, पता नहीं कितने लोगों ने कहा मीर के बारे में। तो आपके ख्याल में, अगर हम उससे पहले कि आपकी गजल सुने, मीर और गालिब की तकाबली अगर अगर करें तो क्या ख्याल है आपका कि गालिब इस कदर पॉपुलर क्यों है जबकि मीर उससे बड़ा शायर है? आकिब साहब। वो सर मीर का शेर है ना, वो रेख्ता रुतबे को पहुंचाया हुआ उसका है, उसका मोतक़िद कौन नहीं मीर की मीर के उस्तादी उस्ताद का। है। तो एक मीर का एक शेर बाकी किसी जी 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 जी। जी पल्लव। मीर आकिब आपकी हाँ गजल तो आप, ये जी 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 जी, तो आप अपनी तो गजल सुनाए आप। इसमें तो मीर ने भी कहा, फिर उसके बाद जी 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 ठीक अपनी है, अपनी मैं बात मैं पूरी कर लें, आप गजल अपनी बात सुनाता पूरी हूँ। कर लें, अपनी बात पूरी कर लें, फिर गजल सुनाए अपनी। जी जी, तो मैं ये कह रहा था सर कि मीर के बारे में ये है कि बीच में हमारे यहाँ ये होता है ना कि वक्त का बहुत बीच में फासला है। मीर के और गालिब के वक्त में जो 18वीं भी सदी और थोड़ा बहुत 19वीं टाइम सदी। हुआ, तो वो हाँ। हमारे यहाँ जी बिल्कुल। और उसके बाद हमारे यहाँ जो वाकयात हिंदुस्तान की दिल्ली में जो पेश आए, वो किससे छुपे नहीं हैं।
तो अब उस वक्त इतनी अफरा तफरी मची कि जिससे आप माजी से जो तस्वीरें निकाल कर लाते हैं, दोबारा बरामद करते हैं, तो उसमें वक्त लगता है। तो पहले जो गालिब चूंकि ज्यादा नजदीक थे तो जल्दी बरामद हो गए, और माशाल्लाह खूब उन पर बात होती है, जिस रुतबे के वो लायक हैं वो उनको दिया गया है और खूब आज भी चर्चे में है। लेकिन अब जो हम पीछे पीछे जाते जा रहे हैं, अपनी रवायात को तलाश रहे हैं और ढूंढ रहे हैं, तो मीर अब आए हैं और आगे पीछे मुझे लगता है बात और चलेगी, खुसरो तक जाएगी, और न जाने कई सारी स्क्रिप्ट हमारे यहाँ ऐसी सिविलाइजेशन की पड़ी हुई हैं जो अभी डिकोड नहीं हुई हैं। तो बहुत कुछ है अभी जानने के लिए। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि गालिब आ गए या मीर आ गए तो हमारे यहाँ का सिलसिला खत्म हो गया। आपने तो बहुत बहुत पीछे तक जी खैर, आपने जी हाँ, बहुत थोड़ा थोड़ा भी आपने सुना है इन 3 शायरों को। आपको ये लगता होगा सामीन को अक्सर के शायद तो सिर्फ शेर कहता है, अलावा उसको कोई गुफ्तगू, संजीदा गुफ्तगू नहीं कर सकता। आप देखिए किस कदर संजीदा और कितनी अच्छी इल्मी और गहरी बातें हो रही हैं। आकिब साहब शेर सुनाए आप। जी जी, मैं एक गजल पेश कर रहा हूँ। बंदूक अपना काम तो कर ही नहीं रही थी, अब जंग इंतकाम से डर ही नहीं रही। बंदूक अपना काम तो कर ही नहीं रही, अब जंग इंतकाम से डर ही नहीं रही। आंखों में बस गए हैं दो आलम के हाऊ, आंखों में बस गए हैं दो आलम के हाऊ, लेकिन तेरी जगह है कि भर ही नहीं रही। हाँ, लेकिन तेरी जगह है कि भर ही नहीं रही। रुखसार क्या किसी ने जरा से छुआ दिए, रुखसार क्या किसी ने जरा से छुआ दिए, पत्तों पे कोई बूंद ठहर ही नहीं रही। बहुत खूब, बहुत खूब। पत्तों पे कोई बूंद ठहर ही नहीं रही। जर्रे बंधे हुए हैं नमी के शराब से, जर्रे बंधे हुए हैं नमी के शराब से, मिट्टी बकदरे ज़र्फ बिखर ही नहीं रही। बहुत अच्छे। मिट्टी बकदरे ज़र्फ बिखर ही नहीं रही। निकली हुई है रात अंधेरों की खोज में, निकली हुई है रात अंधेरों की खोज में, दिन ढल चुका है शाम गुजर ही नहीं रही। दिन ढल चुका है शाम गुजर ही नहीं रही। शुक्रिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पल्लव आपकी तरफ आते हैं। आपने जो बातें कही हैं और इधर कुछ ताज़ा जो गजलें आपने कही हैं और जो आप चाहेंगे कि सुने लोग, वो जरूर सुने। जी, मैं एक ताज़ा गजल से कुछ मतलब कुछ वक्त पहले ही गजल है। किस समत जा रहा हूँ कहाँ इसका भान है, किस समत जा रहा हूँ कहाँ इसका भान है, फैला हुआ उफुक पे मेरा बादबान है। हाँ, माना कि तेरी नीम निगाही कमान है, माना कि तेरी नीम निगाही कमान है, इसका मगर हदफ भी कोई नीम जान है। कितनी मशक्कतों से जगाया है खुद को आज, कितनी मशक्कतों से जगाया है खुद को आज, सोकर उठा तो और ज्यादा थकान है। बाबा, बाबा। कितनी मशक्कतों से जगाया है खुद को आज, सोकर उठा तो और ज्यादा थकान है। आया था कुएं शहरे सितमगर में खाली हाथ, कुएं शहरे सितमगर में खाली हाथ, आया था कुएं शहरे सितमगर में खाली हाथ, उसकी नवाजिशें हैं हथेली पे जान है, उसकी नवाजिशें हैं, उसकी नवाजिशें हैं हथेली पे जान है। उसने तो आईना भी मुकाबिल नहीं रखा, उसने तो आईना भी मुकाबिल नहीं रखा, हर शय में उसका अक्स उसी का जहान है, हर शय में उसका अक्स उसी का जहान है। उसकी जबीं पे सर्द पसीना गुहर फिशां, उसकी जबीं पे सर्द पसीना गुहर फिशां, और ये बहाना चांद बहुत मेहरबान है। बाबा, बाबा। और ये बहाना चांद बहुत मेहरबान है। बहुत खूब, बहुत अच्छे। पल्लव, बहुत उम्दा गजल सुनाई आपने, बहुत अच्छे अशार थे। मेरे ख्याल में सबके सब अशार बहुत उम्दा थे। अब तक जो जो गजलें हमने सुनी, 3 गजलें सुनी आप लोगों से, अगर आप कहें तो मैं एक ऐड कर दूं उसके अंदर।
जी जी प्लीज आप एक बहुत पुरानी गजल सुना रहा हूँ, और ये गजल पुरानी इसलिए सुनाना चाहता हूँ आपसे कि ये महफिल तो नई नस्ल के शायरों की है, तो मैं उस जमाने की गजल सुना रहा हूँ जब मैं नई नस्ल का हुआ करता था। अब तो मैं उस नस्ल का नहीं हूँ, चुनांचे मैं वापस जाता हूँ अपने उस जमाने की तरफ, ताकि मैं आपके साथ शामिल हो सकूं। चार शेर हैं, सुने। गम की एक कैफियत निशात में हो, गम की एक कैफियत निशात में हो, निशात में हो यही कैफियत हयात में हो। गम की एक कैफियत निशात में हो यही कैफियत हयात में हो। एक ही मूड की चारों अशार हैं। दूसरा शेर सुने कि दर्द से हाथ पांव शल हो जाए, दर्द से हाथ पांव शल हो जाए, दर्द शल हो जाए, दर्द यक गुना सारी जात में हो। दर्द से हाथ पांव शल हो जाए, दर्द यक गुना सारी जात में हो। फूल फल सब के सब फना हो जाए, फूल फल सब के सब फना हो जाए, सिर्फ मौसीकी डाल बात में हो। फूल फल सब के सब फना हो जाए, सिर्फ मौसीकी डाल बात में हो। आखिरी शेर है इस गजल का, चौथा शेर, कि हर सितम मुझ पे मैं रवा रखूं, हर सितम मुझ पे मैं रवा रखूं, मेरी हमदर्दी मेरी जात में हो। हर सितम मुझ पे मैं रवा रखूं, मेरी हमदर्दी मेरी जात में हो। हम कुछ और भी सुनाएंगे। फैसल साहब आपकी तरफ वापस आते हैं। ये आपने मुशायरे कुछ पढ़े हैं। आप जब मुशायरों में जाते हैं तो एक मुशायरे की रिवायत रही है, बहुत बड़ी रिवायत है मुशायरे की। तो उस रिवायत में तालियां बजाई जाती हैं आजकल, जो मुशायरे की रिवायत नहीं है ना। क्योंकि यहाँ पे बहुत से तालिब इल्म जमा होंगे, इसीलिए मैं ये खास तौर पे कहना चाहता हूँ कि मुशायरे की अपनी एक तहजीब है, उसमें ताली बजाना बिल्कुल नहीं है इस तहजीब का हिस्सा। तो आपको कैसा लगता है जब ऐसा होता है? तो देखिए, मुशायरे के निशस्त बर्खास्त, उठना बैठना, दाखिल होना, पढ़ना, आपका सलीका, ये सब बहुत उसका हिस्सा है। तो बल्कि फिल्मों में जो मुशायरे दिखाए गए हैं वो उसका बहुत खराब अक्स है, जो आपने देखा होगा। कई एक्टर्स गलत शेर पढ़ते हैं, गालिब का जो शेर पढ़ा उसमें गलत शेर पढ़ दिया है, या तलफ़ुज़ की गलतियां हैं। तो आप जब जाते हैं मुशायरों में, तो आजकल एक नई नस्ल में ऐसे लोग भी हैं जो ज़बान को नहीं जानते, स्क्रिप्ट भी नहीं जानते, लेकिन बहरहाल ऐसा लगता है कि पूरी कुदरत है उनको, लेकिन कहीं पे कोई खांच है, कहीं पे कोई गैप है, कहीं पे कोई कमी महसूस होती है। आज का मुशायरा क्या कैसा है आपके ख्याल में? हमें इस पे तो फरहत साहब के एक दो शेर याद आते हैं। वो उन्होंने मुशायरे में ही पढ़े थे, वो कि मुशायरे में जो कुछ हम सुनाना चाहते हैं, सुनो के शेर का मातम सुनाना चाहते हैं। नहीं सुनाएंगे जो सुनना चाहते हैं आप, वही सुनाएंगे जो हम सुनाना चाहते हैं। तो मुशायरे का जहां तक ताल्लुक है और जिस तरीके से मैं इसको देखता हूँ, तो मुशायरा जो है उसमें मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो एक भीड़ है, और भीड़ की अपनी एक इनफिरादियत होती है, और भीड़ में हर इंसान की इनफिरादियत बिल्कुल खत्म हो जाती है, और वो एक उस भीड़ का हिस्सा बन जाता है, और एक कलेक्टिव इंडिविजुअलिटी जो होती है वो बन जाती है उसमें। और उसमें अक्सर और बेशतर ऐसा होता है कि एक आदमी ताली बजाएगा तो पूरी पूरी भीड़ ताली बजाने लगेगी। तो अक्सर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने कुछ लोग डाल दें, तो क्योंकि वो भीड़ की साइकी समझते हैं। और लेकिन भीड़ का सबसे बड़ा जो एक बात ये भी है, जो भीड़ की हम बात करते हैं, कि उसकी मेमोरी बहुत कम, मतलब उसकी मेमोरी नहीं होती। तो वो जो वहां होता है, वो उस हिसार में, और वो जो उस वक्त का जो वो पहलू जो उस वक्त गुजरता है, बस वो उसी वक्त रहता है, 10 मिनट 20 मिनट, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। तो अक्सर और बेशतर मुशायरे में बहुत कम लोग कुछ ले पाते हैं। तो वो शेर को समझना, और शेर क्या कह रहा है, शायर क्या कह रहा है, ये सब मुझे नहीं लगता कि मुशायरे में जो है और इस तरह की भीड़ में मुमकिन है कि लोगों तक अच्छी तरह पहुंच पाता है। तो तो उस लिहाज से हाँ, मैं कोशिश भी यही करता हूँ कि ज्यादा भीड़ में ना जाऊं, क्योंकि वो जो है एक अपना जो जाती जो रब्त है शायरी के साथ, तो वो जाहिल हो जाता है मेरे ख्याल में अभी वहां पर कुछ हद तक। बहुत अच्छे, सुनाए कुछ आप अशार अपने। जी जी, मैं एक गजल
दूसरे राउंड में एक गजल आपसे आनी चाहिए। जी, ये गजल है कि कोई इम्कान मेरे बस में नहीं, कोई इम्कान मेरे बस में नहीं, कोई इम्कान मेरे बस में नहीं, ख्वाब आंखों की दस्तरस में नहीं, ख्वाब आंखों की दस्तरस में नहीं, कोई इम्कान मेरे बस में नहीं, ख्वाब आंखों की दस्तरस में नहीं, जिस्म तो मौत ही का साया है, जिस्म जिस्म तो तो मौत है, मौत ही का साया है, जिंदगी जिस्म के कफस में नहीं, जिंदगी जिस्म के कफस में कफस में। नहीं, अब फकत दिल की बात सुनता है, अब फकत दिल की बात सुनता है, अब मेरा जहन पेश पस में नहीं, अब फकत दिल की बात सुनता है, अब मेरा जहन पेश पस में नहीं, जिस्म खामोशियों का मारा है, हम्म, जिस्म खामोशियों का मारा है, कोई आवाज इस जरस में नहीं, जरस में नहीं। जिस्म खामोशियों का बहुत अच्छे, मारा है, बहुत कोई उम्दा। आवाज इस जरस में नहीं, बहुत अच्छा। हिज्र गर है विसाल से बेहतर, हिज्र गर है विसाल से बेहतर, हिज्र और साफिबुल हवस में नहीं, वाह वाह, हिज्र बहुत अच्छे, है विसाल से बेहतर, हिज्र और साफिबुल हवस में नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब फैसल, बहुत कहा ही जाता है कि अच्छी और बड़ी शायरी जो होती है, आखिर जिसको शायद ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे, हम सब करते हैं, आप भी करेंगे, सब करते हैं, खास तौर पे लिटरेचर के स्टूडेंट्स, कि उसमें एक मेटाफिजिकल डेप्थ और एक मेटाफिजिकल लेवल होना ही चाहिए। आप नहीं चाहते हैं करना वो, लेकिन वो है, मेटाफिजिकल डेप्थ और एक मेटाफिजिकल इंटेंट होती है शायरी के अंदर। पल्लव ने जो गजल भी सुनाई थी, या जिस तरह का कलाम इनका है और जो कुछ मैंने सुना है इनसे, पल्लव आपको क्या लगता है कि जो गजलें आप कह रहे हैं, ये कहाँ से अख्ज किया है आपने ये ख्याल, या कोई ऐसा शायर है आपके सामने, खास तौर पे पुराने जमानों का, जो आपके दिल के बहुत करीब रहा हो, और जहां से आप देखिए स्रोत है, जहां से उस स्रोत से आपने लिया हो और चाहते हैं कि हम उसके ऊपर काम करें ज्यादा। जी, देखिए मेरी जो बेशक मैंने आपको बताया कि शुरू का जो दौर था उसमें गालिब बहुत हावी रहे थे मेरे ज़हन पे। तो उसके बीच में 1-2 ऐसे शायरों को उस वक़्त सबको पढ़ता था जो मिल जाते। लेकिन उसके बाद एक दौर रहा कि इरफ़ान सिद्दीकी के कलाम ने बहुत बहुत अच्छे। मुझे मुतासिर किया। फिर लेकिन मुझे लगता है मैं उस मरहले से फिर आगे गुज़र गया। मुझे क्यों एक वक़्त आया कि मैं किसी को पढ़ने के लिए ढूँढा करता कि एक मेरे मिज़ाज का शायर मिले। और तब तक मैं मीर के शेरों से वाकिफ़ था, लेकिन कभी उनको घुस कर नहीं पढ़ा था। तो मुझे लगता है कि पिछले 1.5 साल से जिस शायर को मैं मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ, तो वो मीर हैं। बहुत खूब, सुनाए कुछ ऐसे ये सब गजलें जो कहाँ हैं से आते मीर की। जी। तो वो जो बात है कि उसमें शुरू का जो वक़्त था, मुझे लगता था कि मैंने क्लासिकी के मज़मून उठा के बांधे जो मश्क का दौर था। लेकिन जैसे ही मेरा तख़ातुब शुरू हुआ, मैं एक डायलॉग शुरू हुआ लोगों से शेर सुनने का, तो उसके बाद मुझे वक़्त एक प्रोसेस मुझे अपनी ज़िंदगी की तलाश जो है, ये इन सब चीज़ों से मैं बहुत मतलब शिद्दत से वाकिफ़ हो रहा था। मुझे समझने की वो होती कि ये क्या है, मतलब ये क्या होता है मेरे साथ? ये मैं ऐसा क्यों हूँ? और मतलब मैं क्या कुछ बनाना। हम्म, जी 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 फिर जी। जो है, मुझे लगता है कि धीरे-धीरे मुझे मतलब बेशक खुद को बयान कर देना इतनी आसान बात तो नहीं है। लेकिन मुझे लगता है मेरी ग़ज़लों की बयाज़ जो है, वो एक ऐसी बयाज़ भी बन जाती है कि जिसे पढ़ के कभी-कभी मैं देखा करता हूँ कि मैं किस तरह का इंसान हूँ। मैं अपना उसमें आईना देखा करता हूँ। हम्म, लेकिन और क्राफ़्ट वग़ैरह की जहाँ तक बात है, तो उसमें मीर मेरे बहुत बड़े इंस्पिरेशन हैं। बहुत अच्छे, सुनाए कुछ अशार सुनाए। जी, मैं एक आपको ग़ज़ल सुनाता हूँ, बहुत शुरू के वक़्तों की ग़ज़ल है। जरूर। जी। जी। आवाज शायद आवाज़ आ रही थी? हाँ हाँ आ रही है, अब आप सुनाए।
डरते थे इसी सब्ज़े कुछ ऑडियो में मुश्किल है शायद आपके। आबकाई से पहले, फिर आंखों ने तख्लीक के सामान जुटाए, फिर आंखों ने तख्लीक के सामान जुटाए, हम तुझसे मिले थे तेरी रानाई से पहले। सुनते हैं शुआएं हैं सदाओं से सुबह गाम, सुनते हैं शुआएं हैं सदाओं से सुबह गाम, बीनाई चली, सुनते हैं शुआएं हैं सदाओं से सुबह गाम, बीनाई चली जाती है गोयाई से पहले। वाह वाह। पश्चिम की हवा ले गई पश्चिम से हमें, से हमें दूर, पूरब की तरफ उड़ते थे पूर्बाई से पहले, पूरब की तरफ उड़ते थे पूर्बाई से। पूरब की तरफ उड़ते थे पूर्बाई से पहले, और अब तेरी परछाई के चर्चे हैं सभी ओर, और अब तेरी परछाई के चर्चे हैं सभी ओर, क्या धूप खिली थी तेरी अंगड़ाई से पहले, वाह वाह। क्या धूप खिली थी तेरी अंगड़ाई से पहले, हिम्मत से सिवा ताब नदामत में है नादां, हिम्मत से सिवा ताब नदामत में है नादां, हम डूब गए पानी की गहराई से पहले, वाह वाह। हम बहुत डूब अच्छे गए पानी की गहराई से पहले। बहुत अच्छे बहुत अच्छे भाई। शुक्रिया। आकिब साहब, अभी जो हम बातें कर रहे थे, एक जी। फिलोसॉफिकल डेप्थ की बात हम कर रहे थे। एक तरफ तो ये सिलसिला है, कई शायर ऐसे हैं अगर आप देखें हिंदू पाक में जिनके यहाँ एक बहुत जबरदस्त फिलोसॉफिकल और एक ऐसा पैनोरमा हमारे सामने लाते हैं, और नए शायरों के लिए खास तौर पे एक बहुत बड़ा मैदान खुला हुआ है। साफ मैदा ला मका सा हो तो हमारा दिल खुले। मीर कहते हैं, साफ मैदा ला मका सा हो तो मेरा दिल खुले, बंद हूँ मामूरे दुनिया की दीवारों के बीच। ये सिलसिला है जो पास से हम तक आया है, जिसकी तरफ पल्लव इशारा कर रहे थे। अभी जो शायरी हो रही है, एक ऐसी तादाद बहुत सारे लोगों की है जो फिल्मों से भी मुताल्लिक है, जो फिल्मों में भी लिख रहे हैं। मेरा अपना ख्याल ये है, और मैं चाहता हूँ कि आप इसके बारे में देखिए, फिल्मों में जो शायरी की जाती है या जो गज़लें लिखी जाती हैं, जो गीत लिखे जाते हैं, गीत कहिए उनको, वो एक खास ऑडियंस के लिखे जाते हैं, वो अवाम के लिए, ताकि उसको म्यूजिक पे सेट किया जाए। मुझे ये लगता है कि फिल्मों के अक्सर शायर, सब नहीं, उनको बहर रदीफ काफिये का इल्म नहीं है। उनमें से कुछ सेलिब्रिटीज भी हैं, लेकिन उनको बहर का अंदाजा नहीं है। ये तो म्यूजिशियन है जो उनको जिंदा कर देता है। अदरवाइज अगर देखा जाए उसकी कोई अदबी, लेकिन इसी के साथ साथ आप ये देखिए कि ऐसे अच्छे शायर भी शायर जो फिल्मों में रहे, मसलन अख्तर उल ईमान, मसलन शकील बदायूनी, मसलन साहिर लुधियानवी, मसलन मजरूह सुल्तानपुरी, फिल स्टॉप। क्या राय है आपकी? क्या राय है आपके सिलसिले में? क्या हो रहा है? मेरा मेरा सर ऐसा, जैसा फिल्मों के हिसाब से अगर हम देखें तो ऐसा नहीं कि बॉलीवुड में कभी अच्छे लिरिसिस्ट का हमेशा से कहत रहा हो। आपने खुद नाम गिनवाए, इतने लोग थे, लेकिन जो अभी हाल के जो सूरत हाल अभी है और जो हम जिस चीज को देख रहे हैं, वो उसकी एक वजह मुझे यहाँ नजर आती है कि अगर वो परेशान कुन है, अव्वल तो इसी पे बहुत बड़ा सवाल है कि वो परेशान कुन है कि नहीं है, लेकिन अगर है भी तो शायद इसको इस पस मंजर में देखा जा सकता है कि पिछले कुछ सालों में, एक डेकेड, बल्कि एट द टर्न ऑफ द मिलेनियम रादर, जो टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस हुए हैं और इंटरवेंशंस हुए हैं इन द realm of representation of literature, whether in term of text or in terms of like pictures or visuals, तो उस सब की वजह से एक ऐसा हाइब्रिड बना है जिसके बारे में अभी हमारे पास शायद कोई ऐसी जेनेरिक थियरी नहीं है जो ये बता सके कि उसका लोगों के ऊपर असर क्या पड़ता है। बिकॉज इफ यू पॉपुलैरिटी, लोग अभी भी गाने सुनते हैं और लोग अभी भी गानों पे झूमते में बजाते हैं, हर नस्ल के लोग ऐसा करते हैं, लेकिन किस तरह डाल रहा है और कैसा पड़ रहा है इसके बारे में शायद मामला खुलेगा, लेकिन अभी मुझे लगता है कि वक्त है उस चीज को होने। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑल ऑफ दीज फोर्सेस आर coming in and playing their part, which comes across as I greatly appreciate what you are saying, because one shouldn't be in a hurry to pass on a judgment, because in any case literature is nothing to do with judgment. जजमेंट कुछ होता नहीं है लिटरेचर के अंदर। इसलिए ये बहुत अच्छी आपने गहरी बात कही है कि अभी जरा वक्त लगेगा कि कोई इस तरह की थियरी बने, इसलिए कि पॉपुलर टेस्ट और पॉपुलर इमेजिनेशन को आप कैसे कैटर करते हैं। जैसे डायलॉग राइटर जो होता है फिल्मों के लिए, जो डायलॉग लिखता है,
वो भी जाहिर है कि अपने किरदारों से अलग अलग बोलियां बुलवाता है और अलग अलग ख्यालात का इजहार करवाता है। तो उसी तरह शायर भी है, वो शायर को भी अडेप्ट करना पड़ता है, अपनी एक डिक्शन तैयार करता है वो। लेकिन जहाँ तक फनी यानी जो फन के मामलात हैं उसमें कॉम्प्रोमाइज तो शायद हो नहीं सकता। अब ये तो म्यूजिशियन को क्रेडिट देना चाहिए कि तमाम चीज़ों के बावजूद वो नामौजू शेर को भी मौजू बना देता है और हम गुनगुनाते हैं और पढ़ते हैं। आकिब कुछ सुनाएं आप इस पस मंजर में जो शायद इन बातों की तरफ कुछ इशारा करता हो या वजाहत होती हो इसकी, ये जो आप चाहें सुनाएं। अब ये कुछ दूसरे जी अशार। जी मैं कोशिश करता हूँ कि जी एक गजल की कुछ आरजी रख रखाव क्या करना, अर्जी रख रखाव क्या करना, बे बेताल्लुक निभाओ क्या करना, हाँ, आरजी रख रखाव क्या करना, बेताल्लुक निभाओ क्या करना, इश्क वालों को दिल ही काफी है, इश्क वालों को दिल ही काफी है, इससे गंभीर घाव क्या करना, वाह वाह, इससे गंभीर घाव क्या करना, उससे कुछ भी छुपा हुआ है क्या, उससे कुछ भी छुपा हुआ है क्या, क्या, यूं बचाओ बचाओ क्या करना, वाह, यूं बचाओ बचाओ क्या करना, जहर हो या दवाई की पुड़िया, जहर हो या जहर हो या दर्द में भेदभाव क्या करना, आबा, दर्द में भेदभाव क्या करना, आपको जो लगे वही वाजिब, आपको जो लगे वही वाजिब, आपसे मोल भाव क्या करना, बहुत अच्छे। आपको जो लगे वही वाजिब, आपसे मोल भाव क्या करना, बात करने से हल निकलते हैं, बात करने से हल निकलते हैं, खैर छोड़ो हटाओ क्या कर। वाह वाह, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे आकिब, बहुत अच्छे। ये दूसरा राउंड है और आखिर में मैं खुद को रखता हूँ, मैं सुनाता हूँ चंद जी शेर। जी जी ये फिर पुरानी गजल के शेर हैं, इसलिए कि मैं इरशाद है। आप ही के जमात का इस वक्त बनना चाहता हूँ। उसी 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 उम्र की ये गजल है दूसरी। चंद शेर हैं, फिर सुने। दस्त उठाएं या कशकोल, क्या बात, हाथ हाथ उठाएं या भीख मांगने का प्याला उठाएं। दस्त उठाएं या कशकोल, रब्बा देने वाले बोल। वाह, दस्त उठाएं या कशकोल, रब्बा देने वाले बोल। यारब करता हूँ, यारब करता हूँ, यारब मुझसे बोल। यारब यारब करता हूँ, वाह, यारब मुझसे बोल। तीसरे शेर सुने कि मैंने तेरी बोली सीखी, मैंने तेरी बोली सीखी। ये भी यारब से ही तखातुब है। यारब मैंने तेरी बोली सीखी, तू भी मेरी बोली बोल। मैंने वाह, तेरी बोली सीखी, वाह, तू भी मेरी बोली बोल। मैं भी नमदीदा हो जाऊं, मैं भी नमदीदा हो जाऊं, यूं आंखों से मोती रोल। मैं भी वाह, नमदीदा हो जाऊं, यूं आंखों से मोती रोल। क्या कुछ बात, कुछ दुनिया को समझा हूं, कुछ दुनिया को समझा हूं, कुछ दुनिया को तू भी खोल। क्या कुछ बात, दुनिया को वाह समझा, वाह, कुछ वाह, दुनिया को तू भी खोल। मेरी गज़लों में बहुत अक्सर अच्छी बात, होता है कि एक कैफियत ये है कि एक के बाद एक शेर जो शेर आते हैं वो शायद उसी कैफियत का अक्स होता है। तो शायद कोई कंटिन्यूटी नजर आती हो, हालांकि गज़ल की तारीफ में ये है कि एक शेर का ताल्लुक दूसरे से नहीं होता। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि एक ही ख्याल कई तरह से करवट बदल बदल के मेरे पास आता रहता है। अब ये आखिरी दौर है हमारे पास और चंद मिनट बचे हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी कुछ सुनाएं या जो आपको कहना हो वो जरूर कहें, 2-2 मिनट, 1-1 मिनट के अंदर। और ताकि हम 3 बजे के आसपास अपना वक्त पूरा हो जाएगा और मेरा ख्याल है 7 मिनट 8 मिनट भी हमारे पास है। तो फैसल, आप कुछ कहना चाहेंगे आपने सुनने वालों से जो सामीन हैं आपके, या कोई शेर सुनाना चाहते, शेर की जबान में बात करना चाहते हैं वो करें आप, या कोई मैसेज देना हो वो दें। शेर ही सुना देता हूँ। सुनाइए, शेर सुनाइए, वो ज्यादा बेहतर, मैं भी फिर सुना दूंगा। ठीक है, कुछ शेर सुनाता हूँ। ये सुनाइए। शाखे दिल पर तेरी खुशबू का बसेरा चाहिए, शाखे दिल पर तेरी तेरी खुशबू का खुशबू का बसेरा बसेरा, चाहिए, अब बदन की बेकरां वुसअत को घेरा चाहिए।
वाह वाह वाह, घेरा चाहिए। कूज़ागर को कूज़ाए वहशत बनाने के लिए, कूज़ागर को कूज़ाए वहशत बनाने के बनाने के लिए लिए एक जरा मिट्टी मेरी और चाक तेरा चाहिए। कूज़ागर को कूज़ाए वहशत बनाने के लिए एक जरा मिट्टी मेरी और चाक तेरा चाहिए। एक मुद्दत से गिरफ्तारे चरागे चर, एक मुद्दत से गिरफ्तारे चरागे चरख है, रोशनी के शहर को अब कुछ अंधेरा चाहिए। वाह वाह वाह, ख्वाब बस्ती से कोई मजजूब आया शहर में, ख्वाब बस्ती से कोई मजजूब आया शहर में, शहर में, और ये कहता हुआ आया सवेरा चाहिए। वाह वाह, वाह, दिल में एक बाजार सा मालूम होता है मुझे, दिल में एक बाजार सा मालूम होता है मुझे, वहशियाने इश्क से कह दो लुटेरा चाहिए। वाह भाई, वाह। वहशियाने इश्क से कह दो लुटेरा चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सब। आकिब, आकिब। जी सर, बस मैं एक छोटा सा बस ये मैसेज में ये कुछ भी आप समझें इसको। मैं यूं बस अर्ज करना चाहता था कि चूंकि आज मौका भी है, हम सब लोग मिले भी हैं, और तमाम सामीन नाजरीन जो भी सामने हैं हमारे, सब लोगों से बस ये है कि शायरी का मौका है तो सब मोहब्बत करें, और वही जबान है। फरहत साहब का एक शेर बस मुझे याद आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीजों पे बात हुई जो हमारे यहाँ थोड़ा शक हमारे जहनों में लेके आती हैं कि चीजें खराब हो रही हैं। तो ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो रहा है। सब बहुत बहुत मोहब्बत, वो इलाज अपना कराते फिर रहे हो जाने किस किस से, मोहब्बत करके देखो ना, मोहब्बत क्यों नहीं करते। बहुत अच्छा मैसेज है, बहुत अच्छा मैसेज है आकिब, और ये बहुत खुशी की बात है कि ये मैसेज हमें मिल रहा है नई नस्ल से। अगर आपके अंदर ये ऑप्टिमिज्म है तो कोई वजह नहीं कि हम मायूस हो जाएं, जो पुराने जमानों के लोग हैं, यानी पुराने जमानों का मतलब हम पुराने जमाने के नहीं है, लेकिन हाँ जरा आपसे जरा पीछे। तो आप हमें सहारा देते हैं, और ये सहारा बहुत कीमती है हमारे लिए। बहुत शुक्रिया आपका। पल्लव, सब आप ही के पीछे चलते चलते सीखा है सर। पल्लव कुछ कहें या सुनाएं जो मुनासिब समझे। जी, मैं कहना तो ये चाहता हूँ कि ये जो मोहब्बत का पैगाम आकिब साहब ने दिया है, तो उसमें शेर आपके बहुत काम आ सकते हैं। ये मेरा जाती तजुर्बा है, क्योंकि सुनाएं सुनाएं। जी जी, हम एक कोई गजल रच के देते हैं। खैर, एक याद है तो वही सुनाता हूँ। हाँ सुनाइए। सबाते दिल था मगर बेकरार हो गया था, सबाते दिल था मगर बेकरार हो गया था, वो नूर मेरी हरारत से नार हो गया था। हवा चली, वो नूर मेरी हरारत से नार हो गया था। हवा चली ही नहीं ऐ महाज़े राह गुजर, हवा चली ही नहीं ऐ महाज़े राह गुजर, वगरना खाक का पुतला गुबार हो गया था, वगरना खाक का पुतला गुबार हो गया था, वगरना खाक का पुतला गुबार हो गया था। जब उसकी धूप ने देखी हमारी सूर्यमुखी, जब उसकी धूप ने देखी हमारी सूर्यमुखी, हमारा नाम गुलों में शुमार हो गया था। वाह, हमारा नाम गुलों में शुमार हो गया था। कहाँ खबर थी कि ये मरहला भी मुश्किल है, कहाँ खबर थी कि ये मरहला भी मुश्किल है, कि मैं तो पहली ही कोशिश में पार हो गया था। कहाँ खबर थी कि ये मरहला भी मुश्किल है, कि मैं तो पहली ही कोशिश में पार हो गया था। हजार हैफ कि मुबहम हुई मेरी दुनिया, हजार शुक्र कि तू आश्कार हो गया था। वाह भाई वाह, बहुत हजार हैफ के पजमुर्दा हो गई आंखें, हजार शुक्र तेरा इंतजार हो गया था। बहुत अच्छे। खनक से कत्ल हुई एक सदाए तीर कशी, खनक से कत्ल हुई एक सदाए तीर कशी, बस इतनी बात थी मेरा शिकार हो गया था। वाह भाई वाह,
बहुत शुक्रिया। बस इतनी भाई, बहुत अच्छी गजलें आप लोग सुना रहे हैं, हमें तो एहसास कमतरी में मुब्तला हुए जा रहे हैं लम्हा ब लम्हा कि आप इतना अच्छा आप कर रहे हैं। और प्लीज कुछ सुना दीजिए, आप भी हम गाते रहो। तो सुना देंगे, लेकिन हम शायद उन वक्तों में न रहें जब आप का नाम होगा और आप जाने पहचाने जाएंगे, उर्दू के बड़े शायरों की फहरिस्त में आपका नाम होगा, वो जमाना शायद हम नहीं देखेंगे। और इसके सियाक में जो एक शेर, बल्कि दो चार चीजें सुना देता हूँ, दो चार अशार सुना देता हूँ जो इधर की है। और कुछ दिनों की जाफिशानी और है। क्या बात। तो सफर खत्म होने वाला है, 71वें साल में ऐसे दाखिल नहीं हो है गया सर। हूँ। तो कुछ दिनों की जाफिशानी और है, और है। बाद इसके एक कहानी और है। क्या बात। कुछ क्या दिनों बात। की जाफिशानी और है, बाद इसके एक कहानी और है। दूसरा शेर है कि सारे रंगों के करिश्मे सा बदन, सारे रंगों के करिश्मे सा बदन, इस बदन में कितना पानी और है। वाह। सारे रंगों के करिश्मे सा बदन, इस बदन में कितना कितना पानी और है। उम्र से देखिए इश्क का कोई ताल्लुक है नहीं। एक दिन सुबह सो के उठा तो एक अजीब व गरीब शेर आया, नाजिल हुआ, और आप सोचेंगे कि साहब इस उम्र में भी ये ऐसी ख्वाहिशें। शेर है कि हिज्र से बात की मुबारक करे अल्लाह। विसाल के बाद। अब हिज्र आप जानते हैं, उनके लिए कह रहा हूँ जो वाकिफ नहीं है कि हिज्र क्या चीज है। That's a moment when you are in separation and you are aspiring to meet the beloved. So हिज्र से बात की, मैंने बात की उससे, विसाल के बाद, आफ्टर यूनियन, अब के आना तो माहो साल के बाद, डोंट कम सो फास्ट, टेक टाइम, आई वांट टू बी इन एसोसिएशन विद माय बिलवेड। हिज्र से बात की विसाल के बाद, क्या बात। के आना तो माहो साल के तो बाद। माओ साल के बाद। इसी गजल का एक कमजोर शेर है, वो भी सुनते जाइए कि हमसा सौदाई भी सौदाई कोई होता है। हमसे सदाई भी नहीं, सदाई कोई। नहीं, ये दूसरी गजल का शेर है। कुछ बहरहाल एक मिसरा सुना दिया, दूसरा सुन लीजिए कि आखिरी इश्क है अब हम भी चला जाए, रुखसत है, आखिरी इश्क है अब हम भी चला चाहते हैं, जाते जाते हुए हम उनकी दुआ चाहते हैं। आखिरी इश्क है, मंजू सुन रही बहुत गौर से, आखिरी इश्क है अब हम भी चला चाहते हैं, जाते जाते हुए हम उनकी दुआ चाहते हैं। हमसा सौदाई भी सौदाई कोई होता है, सफरे दश्त में भी नाजो अदा चाहते हैं। हमसा सौदाई भी सौदाई कोई होता है, सफरे दश्त में भी नाजो अदा चाहते हैं। देखिए एक अजीब सी सिचुएशन है, अब टाइम ले रहा हूँ, 1 मिनट लूंगा बस, खत्म कर दूंगा, और इसके बाद आप लोगों से एक एक शेर सुन लेंगे। ये एक इधर की गजल है और इसमें भी वही कॉन्टिन्यूटी ऑफ मूड है। मैं उसकी खामोशी को भी सुन सकता हूँ, मैं उसकी खामोशी को भी सुन सकता हूँ, ख्वाबों ख्वाबों में भी ख्वाबें बुन सकता हूँ। मैं उसकी खामोशी को भी सुन सकता हूँ, ख्वाबों ख्वाबों में भी ख्वाबें बुन सकता हूँ। बर्फीले पानी में आग लगा सकता हूँ, बर्फीले पानी में आग लगा सकता हूँ, आग और पानी के नगमे भी सुन सकता हूँ। बर्फीले पानी में आग लगा सकता हूँ, आग और पानी के नगमे भी सुन सकता हूँ। ये शेर देखें कि दुनिया दुनिया करते करते मैं तो एक दिन, दुनिया दुनिया कर, दिन रात हम यही करते हैं, दुनिया दुनिया, दुनिया दुनिया करते करते मैं तो एक दिन दुनिया को दीवारों में भी चुन सकता हूँ। दुनिया दुनिया करते करते मैं तो एक दिन, जीने का असल में होना यही चाहिए कि ठीक है बहुत देख ली दुनिया इस उम्र में, अब इसको चुन देंगे दीवारों के बीच, इसलिए कि कहीं और चुना जाना है शायद हमें कल। दुनिया दुनिया करते करते मैं तो एक दिन दुनिया को दीवारों में भी चुन सकता हूँ, बहुत देख लिया इसको। दश्त और दुनिया दोनों ही मुट्ठी में भरकर, दश्त और दुनिया दोनों ही मुट्ठी में भरकर रूई के गालों के जैसे धुन सकता हूँ। दश्त और दुनिया दोनों ही मुट्ठी में भरकर रूई के गालों के जैसे धुन सकता हूँ। कुन फयकून की बंदिश पर दुनिया का नगमा। वो कुन फयकून तो फिल्म के वजह से मशहूर हो गया, जिसको लोग कहते हैं कुन फाया कुन, जबकि यह है कुन फयकून, तो करेक्ट कर दो आम लोगों के लिए। और कहाँ ये पॉपुलर हुआ, एक गाने में पॉपुलर हुआ। कुन फयकून का मतलब है हो जा, और हो गया। तो कुन फयकून की बंदिश पर दुनिया का नगमा,
कुन फयकून की बंदिश पर दुनिया का नगमा, उस बंदिश पर इस बंदिश पे इस दुनिया को धुन सकता हूँ। कुन फयकून की बंदिश पर दुनिया का नगमा, उस बंदिश पर इस दुनिया को धुन सकता हूँ। तुम वाह, बोलो, क्या तुम बात है। बोलो, तुम बोलो और बोल के देखो क्या करता हूँ। तुम बोलो और बोल के देखो क्या करता हूँ। ये बेलावेट से शायद तखातुब है, ये खुदा से है, मालूम नहीं। तुम बोलो और बोल के देखो क्या करता हूँ, लफ्जों के आलाप को कैसे सुन सकता हूँ। तुम बोलो और बोल के देखो क्या करता हूँ, लफ्जों के आलाप को कैसे सुन सकता हूँ। शायद वक्त अब खत्म हो रहा है, एक एक शेर आप लोग इरशाद करें और उसके बाद हम आप सबको सलाम करते हैं। एक एक। फैसल, आकिब, जी जी जी। अल्लफ। जी जी। हाँ। कोई भी एक शेर सुना दे जो पसंद का है, मैं भी तब तक सोच लेता हूँ। फैसल आइए। अभी तो ऐसे हो गया, मेरा ख्याल है ऐसे हो गया। सर वो क्या पढ़ें सर? जी चलिए मैं एक शेर सुना देता हूँ। मैं जी कल ही रात एक बचपन, मतलब बचपन नहीं, शुरू शायरी का जो बचपना था उस वक्त के दौर का एक शेर मिल गया मुझे, मुझे पसंद आया। जरूर। उसी की जाम है ताब उस बदन में रहने की, उसी की जाम है ताब उस बदन में रहने की, मैं खस्ता जहां तो जहां से गुजर गया होता। वाह भाई वाह, क्या, वाह। बहुत अच्छे भाई। मैं किन अल्फाज से शुक्रिया अदा करूं शूलिनी यूनिवर्सिटी का और तमाम लोग जो इस महफिल में आज मौजूद हैं, उन तमाम लोगों का। बहुत अच्छा फेस्टिवल ये हुआ है, लिटरेचर का फेस्टिवल। कई रंग रूप देखने को मिले इसमें। उर्दू शायरी का एक हिस्सा था जो बहुत बहुत शुक्रिया शूलिनी यूनिवर्सिटी के, आपने उसके लिए एक जगह निकाली और 3 नए शायरों को सुना। कल हिंदी की शायरी का भी एक रुख हमने देखा, उसमें 3 बड़े पुराने शायर मौजूद थे। तो ये एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है कि एक नई नस्ल से भी आपकी रोशनाई हुई, आप उनसे हमकिनार हुए, उनसे आपका तारुफ हुआ हिंदी के शायरों को, और अंग्रेजी के शायरों का भी हुआ। बहुत अच्छा तारुफ सुबह हुआ, अरुंधति सुब्रमण्यम के अशार सुनने, के शेर सुने, उनकी शायरी सुनी। अंग्रेजी पोइट्री में शायरी नहीं होती, लेकिन मैंने कहा कि उनकी शायरी सुनी, मुझे अच्छा लगा। बहुत अच्छा, बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को, और तमाम लोग जो सुन रहे हैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया कि इस बज़्म में शरीक हुए और हम सबको आपने सुना और हम सबकी हिम्मत अफजाई की। बहुत शुक्रिया। Thank you, everyone. It was a wonderful session. All of us, we were although not on screen, but we were just praising all of you. और हर शेर पे हम पीछे से वाह वाह कर रहे थे। इतना अच्छा समा। Actually, you need to be louder. Yes. Shakshi, a little louder. Okay. So thank you so much कि आपने हमारे साथ अपने पोएट्री को साझा किया, एंड इट वाज ट्रूली मेस्मराइजिंग। बहुत मज़ा आया। एक तो ये ज़ुबान उर्दू की इतनी खूबसूरत है कि क्या कहें, मतलब जो प्यार में नहीं भी है वो भी प्यार में पड़ जाएगा, और आज का दिन ही कितना खास है। शुक्रिया आप सबको, और टू ऑल द व्यूअर्स हु आर वाचिंग अस, थैंक यू फॉर बीइंग विथ अस।